नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, सीरियल नंबर 1 से 5 तक जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में डिस्कस कर चुके हैं और शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, ये 6ठा नंबर टॉपिक है जिसमें हम फैब्रिकेशन एक्टिविटी के बारे में फैब्रिकेशन एक्टिविटी एट शॉप फ्लोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैब्रिकेशन एट शॉप इन्वॉल्व्स। अगर फैब्रिकेशन एट शॉप इन्वॉल्व शॉप फ्लोर पे फैब्रिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, चलिए फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला क्या होता है, इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइंग। फैब्रिकेशन शुरू करना है तो पहले हमें ड्राइंग को इशू करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे आता है इशू ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल। जो भी उसमें ड्राइंग के रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है और उसमें जो कंज्यूमेबल यूज होगा उससे हम इशू करना पड़ेगा। थर्ड में आता है दोस्तों सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंटिंग। सम केसेस में क्या होता है कि कभी हम सरफेस प्रिपरेशन पेंटिंग बाद में करते हैं, एंड ऑफ जॉब करते हैं। किसी कंडीशन में हमने रॉ मटेरियल को ही सरफेस प्रिपरेशन और पेंटिंग करके फर्दर प्रोसेस में लेते हैं। चलिए दोस्तों, फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं। तो साइजिंग एंड मशीनिंग, जो भी हमको जो रिक्वायर्ड शेप लेंथ में मटेरियल चाहिए, शेप में चाहिए, उसको हम साइजिंग करते हैं। वो उसके बाद आता है फिटअप। फिटअप करने के बाद दोस्तों वेल्डिंग, एनडीटी एंड क्यूसी क्लियरेंस। फिटअप होने के बाद में हम वेल्डिंग करते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं, वेल्डिंग, एनडीटी और क्वालिटी क्लियरेंस लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो शिफ्टिंग एट लेआउट। ले डाउन एरिया में फिनिश्ड होने के बाद में हम ले डाउन एरिया में शिफ्ट कर देते हैं। और लास्ट में क्या आता है, वो डिस्पैच। मटेरियल अब आपका पूरा रेडी हो गया है इन सब प्रोसेस से जाते हुए, तो लास्ट में डिस्पैच होता है। तो दोस्तों, एक बार थ्रू आउट करते हैं फैब्रिकेशन एट शॉप इन्वॉल्व क्या होता है। इशू ड्राइंग, इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइंग। सेकंड में आ गया इशू ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कंज्यूमेबल, सरफेस प्रिपरेशन एंड बेंडिंग, साइजिंग एंड मशीनिंग, फिट अप, वेल्डिंग, एनडीटी एंड क्वालिटी क्लियरेंस, शिफ्टिंग टू ले डाउन और डिस्पैच। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल के बारे में। यानी होता क्या है कि रॉ मटेरियल आप मान लीजिए सबको जो मटेरियल है हम यूज करना है, ड्राइंग जो हम इशू कर रहे हैं उसमें जितना केजी वेट दिया हुआ है आइटम का उतना ही केजी हम इशू नहीं करेंगे, नहीं तो वो बन नहीं पाएगा मटेरियल। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हम इशू करते हैं। तो इसमें देखिए 5% ऑफ कितना करते हैं रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा इशू। तो 5% ऑफ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल हैज बीन इशू टू फॉर फैब्रिकेशन। अगर 100 केजी फैब्रिकेशन करना है तो जनरली हमें 105 केजी इशू करते हैं। आउट ऑफ दिस 2.5% एज ए स्क्रैप होता है, स्क्रैप जनरेशन होता है, 0.5% बर्निंग लॉस होता है एंड रिमेनिंग 2% हैज बीन रिटर्न टू स्टोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। दोस्तों, ये डिपेंड करता है किस टाइप का हमको जॉब मतलब आइटम को फैब्रिकेट करता है, बट जनरल यही है। व्यू में हम देखते हैं कि 5% एक्स्ट्रा हम रॉ मटेरियल को इशू करते हैं। फर्दर देखते हैं कंज्यूमेबल कंजम्पशन। अब इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। 24 मीटर ऑफ वेल्डिंग पर मेट्रिक टन। अगर हम ऐसे देखते हैं तो एक जनरल थॉट है कि 1 मेट्रिक टन आइटम को हमको फैब्रिकेट करने के बाद जो वेल्डिंग होगा वो 24 रनिंग मीटर वेल्डिंग आएगा, 24 मीटर वेल्डिंग आएगा 1 मैट्रिक टन को फैब्रिकेट करने में। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का जो कंजम्पशन था 0.456 केजी पर मीटर होता है। मतलब आपको 1 मैट्रिक टन में कितना इलेक्ट्रोड लगेगा, 24 मीटर रनिंग मीटर इंटू 0.456 केजी। तो इससे आप इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन निकाल सकते हैं रफली कि हमें कितना इलेक्ट्रोड इशू करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रोड लगेगा पर्टिकुलर जॉब को फैब्रिकेट करने में। सेकंड में आते हैं कंजम्पशन ऑफ गैसेस। इसमें आप देखिए दोस्तों, एलपीजी जो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं और ऑक्सीजन। एलपीजी 2 केजी पर मेट्रिक टन यूज होता है और ऑक्सीजन 8 मीटर क्यूब पर मेट्रिक टन।
देखिए एलपीजी वेट में आता है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम में आता है सिलेंडर। तो एलपीजी 2 kg पर मेट्रिक टन, ऑक्सीजन 8 मीटर क्यूब पर मेट्रिक टन और डीए 2.2 मीटर क्यूब पर मेट्रिक टन खर्च होता है। अब गैस के बाद दोस्तों थर्ड टॉपिक हमने ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का कितना कंजम्पशन होगा, तो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में अगर बात करते हैं 0.75 व्हील पर मेट्रिक टन कंजम्पशन होता है। और ये चीज 7 ग्राइंडिंग व्हील 0.25 व्हील पर मेट्रिक टन कंजम्पशन। और दिस इज क्या है दोस्तों कि ये एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें थोड़ा वेरिएशन हो भी सकता है, बट एक थंब रूल से हम अपने आइटम, अपना जो फैब्रिकेशन है, जो हमको काम करना है, उसका रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जैसे हमने दिखा है शॉपिंग में क्या है, तो सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंटिंग। सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंटिंग क्या होता है, द परफॉर्मेंस ऑफ protective coating of paint applied to steel is significantly affected by the state of the steel surface immediately prior to painting. The principal factor that known as influence of performance are the presence of rust and meal scale, the presence of surface contaminant including salt, dust, oil and grease, and surface profile must be 50 micron. दोस्तों क्या है कि अगर सरफेस प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देखिए जो प्राइमरी फैक्टर होता है सरफेस प्रिपरेशन का, वो मटेरियल जो है, जो जिस मटेरियल को हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं उस पर वो क्या होगा, रस्ट और मिसल स्केल से फ्री होना चाहिए, कोई सरफेस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसका जो सरफेस प्रोफाइल है वो 50 माइक्रोन तक होना चाहिए। To achieve the desired grade of surface preparation before painting, blast cleaning method is used or designated by SA2.5 is the required grade which being achieved by blast cleaning SA2.5 when viewed without magnifying the surface shall be free from visible oil, grease, dirt and free from meal scale, rust, paint coating and foreign material. Any remaining trace and contamination shall show only at slight stain in the form of a spots or stream. It shall have 90 to 95% uniform metallic color. दोस्तों हम बात करते हैं अगर इसमें देखिए तो SA2.5 एक ये प्रोसेस होता है मटेरियल को ब्लास्ट क्लीनिंग करने का, सरफेस प्रिपरेशन का। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में हम जाएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि है क्या। तो ये जिस प्रोसेस SA2.5 को अगर हम अप्लाई करते हैं ब्लास्ट क्लीनिंग के लिए, तो जो मटेरियल है जिसको हम SA2.5 मेथड से क्लीन किए हैं, इट शैल हैव 90 to 95% यूनिफॉर्म मेटालिक कलर, मतलब 90 से 95% जो उसका सरफेस मेटालिक सरफेस विजिबल होना चाहिए। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंटिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। तो दोस्तों इसमें हम साइज की बात करते हैं और किसका क्या शेप होता है जो जनरल यूज करते हैं मटेरियल, और उससे कैसा सरफेस प्रोफाइल हमें मिल सकता है, जनरल ओवरव्यू डालते हैं, एक आइडिया कि क्या होता है और किसको यूज करते हैं। तो देखिए मटेरियल ऑफ ग्रिट एंड शॉर्ट स्टील एंड चिल्ड कास्ट आयरन यूज होता है। ग्रिट का जो नोमेनक्लेचर होता है G18 जिसका साइज 0.8 mm होता है, शॉर्ट S330 जिसका साइज 1 to 1.2 mm होता है, ठीक है। जो रेशियो होता है मिक्सिंग का 45:55 होता है, मतलब 100 kg की बात करें तो अगर उसमें 45 kg ग्रिट होगा तो 55 kg शॉर्ट होगा। देखिए ग्रिट से क्या होता है, ग्रिट से होता है अनइवन शेप विच पेनेट्रेट द मटेरियल सरफेस। ग्रिट का जो शेप होता है अनइवन होता है, वो मटेरियल सरफेस को पेनेट्रेट करता है। दूसरा शॉर्ट का क्या होता है, शॉर्ट राउंड शेप में होता है जिससे विच क्लीन द सरफेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के सरफेस को क्लीन करता है। हमने क्लीनिंग भी, अगर हम ब्लास्टिंग करते हैं तो क्लीनिंग भी जरूरी है और हमको सरफेस प्रोफाइल भी जरूरी है, इसलिए ग्रिड शॉर्ट मिक्स का यूज करते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप का मटेरियल हम यूज करते हैं, कॉपर स्लैग यूज करते हैं, स्टील शॉर्ट यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, मैं फर्दर
कैसा सरफेस प्रोफाइल चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, उस चीज़ को कंसीडर कर करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए क्या है कि अभी हम सोचते हैं, देखते हैं कि पर अगर हम ब्लास्टिंग करते हैं तो पर मेट्रिक टन अगर कंजम्पशन रेशियो करते हैं तो कितना हमें सरफेस एरिया मिलेगा क्लीन। तो 1 मेट्रिक टन अगर हम यूज करते हैं तो 25 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया अप्रोक्स हमको क्लीन मिलेगा। मतलब अगर 25 स्क्वायर मीटर हमको सरफेस एरिया को क्लीन करना है तो 1 मेट्रिक टन मिक्सचर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1 मेट्रिक टन ऑफ गीट एंड सॉल्ट मिक्सचर 150 मेट्रिक टन ऑफ स्टील विल बी ब्लास्टेड 3750 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ग्रीट एंड सॉल्ट 0.267 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया। कंजम्पशन ऑफ ग्रीट एंड सॉल्ट 6.6 kg पर मेट्रिक टन, सरफेस प्रोफाइल 50 माइक्रोन। अभी देखिए इसमें क्या है, एक डाटा आप देखिएगा तो सरफेस प्रोफाइल अगर हमको 50 माइक्रोन का अचीव करना है तो सॉल्ट और ग्रीट का मिक्सचर जो होगा वो 6.6 मतलब 6.6 kg पर मेट्रिक टन खर्च होगा। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 0.267 kg 0.267 kg पर स्क्वायर मीटर के एरिया में मेरा मिक्सचर का कंजम्पशन होगा। ठीक है, अगर 1 मेट्रिक टन मेरा ग्रीट एंड सॉल्ट का मिक्सचर है तो उससे 150 मेट्रिक टन ऑफ स्टील विल बी ब्लाउज से ब्लास्ट होगा, जिसका सरफेस एरिया 3750 स्क्वायर मीटर होगा। दोस्तों आप तो समझ ही गए, रफली एक जनरल जो ओवरव्यू उसके बारे में तो जान ही गए होंगे कि कितना यूज करेंगे, हमको क्या सरफेस प्रोफाइल यूज करना है, तो सॉल्ट ग्रीड का कंजम्पशन क्या है, ये स्क्वायर मीटर में भी आप समझ गए, मैट्रिक टन में समझ गए। तो इस बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें कितना सरफेस एरिया ब्लास्ट करना है, तो कितना हमें मटेरियल की जरूरत है, ग्रीट एंड सॉल्ट की जरूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस साइजिंग एंड मशीनिंग। Sizing of beam, column, bracing as per required length and quantity, cutting and shearing of the gusset plate, base plate, stiffener as per required size, drilling, punching as per required diameter, dimension, edge preparation of splice joint welding, notching, grinding of beam, column, gusset plate। देखिए साइजिंग एंड मशीनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो बिफोर फिटअप हम क्या करते हैं, मटेरियल को जो ड्राइंग में रिक्वायर्ड शेप में है उसे हम काटते हैं। इधर उसमें ड्रिल होल की जरूरत है, ड्रिल होल करते हैं, नोच का जरूरत है, नोच करते हैं, एज प्रिपरेशन का जरूरत है तो एज प्रिपरेशन करते हैं। व्हाट एवर प्रोसेस जो हमको जरूरत है फीटअप से पहले एज पर ड्राइंग, उस प्रोसेस को हम करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब फीटअप की बात करते हैं। हमने तो मटेरियल को प्रिपेयर कर लिया जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, एज पर ड्राइंग में जिस शेप, साइज और जैसा सेक्शन चाहिए हमने उसको प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट फिटअप की बात करते हैं। तो असेंबली ऑफ बीम विथ इंड प्लेट, गसट प्लेट एज पर डायमेंशन एंड ओरिएंटेशन, असेंबली ऑफ कॉलम विथ बेस प्लेट, स्टिफनर, गसट प्लेट एज पर डायमेंशन एंड ओरिएंटेशन, असेंबली ऑफ ब्रेसिंग विथ गसट प्लेट, डायमेंशन एंड ओरिएंटेशन, असेंबली ऑफ कवर प्लेट along with beam, column, edge, necessary adduct support will be provided before releasing of welding। दोस्तों अब देख रहे हैं जैसा कि अब अगर बीम की बात करते हैं तो बीम में क्या क्या आइटम यूज होता है, उसका आज पर डायमेंशन ओरिएंटेशन के बेस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम फिटअप करेंगे। सिमिलरली हम कॉलम एज पर ड्राइंग जो जरूरत है, ब्रेसिंग में एज पर ड्राइंग जरूरत है, वो जो मेरा जो प्रिपेयर्ड आइटम है उसको नेसेसरी जहाँ एडक्ट से सपोर्ट रिक्वायर्ड है उस सपोर्ट को लगा करके उसके पार्टिकुलर जगह पे हम फिक्स कर देंगे बिफोर रिलीजिंग ऑफ वेल्डिंग। उसके पहले वेल्डिंग के लिए रिलीज से पहले हमको मटेरियल को प्रॉपर पोजीशन में फिक्स करना है, जहाँ सपोर्ट जरूरत है वहाँ सपोर्ट लगाना है। अदरवाइज अगर पर जहाँ सपोर्ट जरूरत है नहीं लगाएंगे तो वेल्डिंग के दौरान उसमें डिस्टोर्शन का चांस होगा।
लास्ट देखते हैं दोस्तों वेल्डिंग के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द वेल्डिंग इन्वॉल्व इन द जॉब प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टू विच विजन SMAW FCAW। ठीक, अब जितना हमें जरूरत है वॉल्यूम ऑफ वेल्डिंग का इन्वॉल्वमेंट का जितना जरूरत है जिस प्रोसेस में फैब्रिकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को चूज करते हैं। आइदर वो कोई भी प्रोसेस SMAW या FCAW या SAW पर यूज करें। नेक्स्ट क्या है, ईयर वेल्डर क्वालिफिकेशन प्ले ए मेजर रोल। जैसे हमने पहले आपको डिस्कस किया था कि वेल्डर क्वालिफिकेशन करते हैं जो WPS का पैरामीटर है उसको ध्यान में रख करके, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। WPS को सेक्शन 9 इसमें सेक्शन 9 में डिटेल दिया हुआ है WPS का क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आफ्टर फिटअप क्या है, वेल्डर का मेजर रोल आता है। वेल्डर नो also identify number also identify along with job for better work। जैसा हमने पहले बताया था कि वेल्डर आफ्टर क्वालिफिकेशन वेल्डर वेल्डियर को एक पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं जो कि एक वेल्डर के लिए सिंगल, मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए। पार्टिकुलर वेल्डर के लिए पार्टिकुलर प्रोसेस का पोजीशन का हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ID कार्ड यूज करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अगर वेल्डिंग एक्टिविटी हो गया दोस्तों तो 100% वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अब देखें NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर बात करें तो एज पर जो मेरा जो फैब्रिकेशन जो आइटम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव NDT रिक्वायर्ड है उसको हम फुलफिल करते हैं। इधर वो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो, डाइपेंटेंट टेस्ट हो, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो, या लेट पर 4 मेंशन नहीं किया है इसमें भूल गए, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, RT हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखिए हमने सब स्टेप से इन्वॉल्व हो गया, इनिशियल से कटिंग, मार्किंग, कटिंग, फिटिंग, बिल्डिंग। अब दोस्तों अब लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया तो उसका हमें पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि जो हमने आइटम फैब्रिकेट किया उसका आइडेंटिटी क्या है, वो कौन सा पार्ट है, कहाँ फिक्स होगा। ये कहाँ फिक्स होगा है तो ड्राइंग में मेंशन किया रहेगा ये ड्राइंग में, लेकिन कौन सा पार्ट है उसका पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा तो हम उस आइटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिक्स हम नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आइटम है और कहाँ फिक्स करना है। तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट यूनिट इंक्लूड द फॉलोइंग: स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन टैगिंग, individual piece shall be capable of positive identification at all stage of fabrication. Hard stamp, metal tag shall be attached to the piece. Hard stamp and tag should be bear the following information: drawing number, mark number, serial number, revision number of drawing and weight gauge। This is the क्या है 5 जो आइडेंटिफिकेशन हमें शॉप फ्लोर पे पार्टिकुलर आइटम में रखना इसलिए जरूरी है कभी मिसमैच नहीं हो, दूसरे में मिक्सिंग नहीं हो। और फर्दर जब जॉब बन करके मेरा आज पर ड्राइंग तैयार हो गया तो उसका पार्टिकुलर आइडेंटिटी क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील एंड इरेक्शन वर्क के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक को हम लास्ट जो टॉपिक है इसके बाद को हम यहीं स्टॉप करते हैं। होप आपने अंडरस्टैंड समझ गए होंगे, पार्टिकुलर आपको कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा कि जो एक्टिविटी पार्टिकुलर शॉप फ्लोर पे क्या एक्टिविटी है, इनिशियल से फाइनल तक आइटम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सबके होप आप लोग के को एक ओवरव्यू जनरल नॉलेज आ गया होगा। इस सेशन को दोस्तों हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि शुरू से 1 to टॉपिक 1 to 6 में लगभग हम लोगों ने फैब्रिकेशन का टॉपिक मतलब जनरल जो ओवरव्यू है वो एक हम के बारे में हम लोग को आइडिया आ गया, आप लोगों को आइडिया आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इरेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि आप यहाँ देख लिए मटेरियल मेरा बन गया, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग डाल दिए। तो इसके बाद जो फैब्रिकेशन के बाद इन्वॉल्वमेंट आएगा वो इरेक्शन के लिए आएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय, नमस्कार।